बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नारा अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का एक अहम इजलास लाहौर में हुआ। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 2-3 हफ्तों में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज साहिबा ने यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ पर शदीद तनकीद की। समेत दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। सलाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से आज कहा गया है कि 2-3 हफ्तों के अंदर जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। आपने भी कल ये बात की, क्या मज़ीद मुश्किलात का आगाज़ होने जा रहा है तहरीक इंसाफ के लिए और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए? अभी तक तो यही सूरत हाल नजर आ रही है और यकीनन उस तरफ पेशरफ्त हो रही है, लेकिन 2-3 बातें अहम। पहली बात तो यह है कि बजट गुजर गया और सियासत जो है वो मुल्क की फिर दोबारा जो है, मरीम नवाज साहब ने आज जलसे से खिताब किया, लेकिन उससे हट के अब सियासत जो है वो एक बार फिर ड्राइंग रूम्स में चली गई है। ड्राइंग रूम से मेरी मुराद ये है कि जहाँ पे सफ़ बंदियाँ हो रही हैं और इससे पहले कि इलेक्शंस की तरफ जाएं, किस तरह से बात करनी है, क्या करना है, और मुल्क की जो मईशत है वो बद से बदतर होने जा रही है। ठीक है, या बदतर से बदतरीन होने जा रही है, या बदतरीन से शदीद मतलब इसको आप जिस अंदाज में भी लें। ये जो बजट आया है कल, मैंने इस पे थोड़ी सी बात करके पे निकलते हैं आगे। ये सफाराई किस तरह हो रही है, ये सबबंदी किस तरह हो रही है। आप इस तरह से देखें कि सबसे अहम बात यह है कि बजट खसारा। अच्छा, खसारे का मतलब ये है कि मेरी आमदनी अगर 100 रुपये है और मेरा खर्चा अगर 150 रुपये है, यानी आमदनी 100 रुपये, खर्चा 150 रुपये, तो 50 रुपये का खसारा होगा। यानी खसारा वो है जो मेरी आमदनी से मैंने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, तो एक तरह से वो मेरा बजट खसारा होगा। अब इसी को आप मुल्क की सतह पे ले जाएं कि हमारे पास पैसा आ कितना रहा है और हम खर्च कितना कर रहे हैं, तो वो है 6,900 अरब रुपए का खसारा। ठीक है, इतना खसारा हमारे सर पे है। जितना हमारे पास आया और जितना हमने खर्च कर दिया वो है 6,900 अरब रुपया। अच्छा, अब उस दिन मैंने बात की थी ग्रॉस इनकम और नेट इनकम। ग्रॉस इनकम वो जो आपके पास 100 रुपये आपको तनख्वाह मिली, और नेट इनकम वो 65 रुपये जो घर लेकर आए, ठीक है ना, सारे टैक्स वैक्स काट के सारा कुछ, वो तो ग्रॉस और नेट इनकम। तो ग्रॉस मेरे 100 रुपये, 65 रुपये घर आए सारा खर्चा वर्चा कंप्लीट करके, और 70 रुपये मैंने कहा था या 75 रुपये हमने सूद देना है जी। तो यानी हम अपनी जो आमदनी है उस आमदनी के लिए भी कर्जा लेंगे, और कर्जा लेके फिर हम 70 रुपये सूद देंगे, 75 रुपये सूद देंगे। कर्जा अपनी जगह मौजूद रहेगा, और फिर अपना घर चलाने के लिए हम कहीं और से 70 या 80 या 100 रुपये कर्जा लेंगे, और उस पर जो सूद बढ़ेगा वो मतलब एक शैतानी चक्कर चलता रहेगा। अब कल जो बजट पेश हुआ है, इसाक डार साहब की मैं तकरीर से ये बात यहां बयान कर रहा हूं। इसाक डार साहब ने ये फरमाया कि वफाक के पास सूबों को जब पैसे दे दिए जाएंगे तो वफाक के पास जो पैसे बचेंगे वो बचेंगे 6,887 अरब रुपया। ये इसाक डार साहब की तकरीर है। 6,887 अरब रुपया वफाक के पास बच गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और सूद कितना देना है? 6,887 अरब रुपया आ गया वफाक के पास। सूद देना है 7,300 अरब रुपया। सूद जी, कर्जा नहीं, सूद। अच्छा, तो यानी जितना पैसा बचा, जितना पैसा आया हमारे पास, सारे मुल्क में टैक्स लगा के सब कुछ करके, सुपर टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, सब कुछ कर करा के हमारे पास आया 6,887 अरब रुपया वफाक के पास, और हमने 7,300 रुपया सूद देना है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारा जो तरक्याती बजट है वो 1150 अरब रुपए है। पैसा कितना है हमारे पास? ठींगा
ठीक है। इस साल हमने पेंशन देनी है 761 अरब रुपया बजट में। पैसा कितना है हमारे पास? ठिंगा। हमने ग्रांट्स के लिए रखे हैं 1400 अरब रुपए। पैसा कितना है हमारे पास? ठिंगा। अच्छा, सब्सिडीज हमने देनी है 1100 अरब रुपए। पैसा कितना है? ठिंगा। अच्छा, दिफाई बजट 1800 रुपए। पैसा कितना है? ठिंगा। सिविल हुकूमत का खर्चा कितना है? 750 अरब रुपया। पैसा कितना है? ठिंगा। तो ये जितना आपने, जो आपकी इनकम थी, जो आपने पैसे आए आपके पास, उससे ज्यादा आपने सूद में दे दिए। और ये जितना बजट ऐलान हुआ है, तरक्याती बजट, ये तालीम का बजट, सब्सिडीज, एजुकेशन, इधर उधर जितना बजट है, वो सारा बजट आपने कर्जा लेना है। और कर्जा आप लेंगे या नोट छापेंगे? जितना नोट छापेंगे उतना नोट की हैसियत कम से कम होती जाएगी। ये आप कर्जा लेंगे, कर्जा लेंगे तो उस पर सूद, तो कर्जा आपका बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक ऐसा मामला है मईशत में जिसको हमने देखना है। और 22 अरब डॉलर हमने इस साल वापस करने हैं। और IMF का प्रोग्राम खत्म हो रहा है 30 तारीख को, 30 जून को। और वजीर आजम साहब ने आज कौम से जो खिताब किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर IMF का प्रोग्राम नाकाम हो गया तो मैं कौम से खिताब करूंगा। और कोई हिकमत अमली बताएंगे? हाँ, आज उन्होंने हिकमत अमली ये बताई है वजीर आजम साहब ने कि वो अगर प्रोग्राम नहीं हुआ तो वो फिर एक और खिताब करेंगे और उसमें अपनी हिकमत अमली बताएंगे। तो IMF का प्रोग्राम तो ये नहीं हो सका। अब क्या शराइत, हमने मान भी ली सारी, वो कहते हैं हमें, लेकिन जो भी कुछ है बहरहाल मईशत यहाँ खड़ी है। अगला जो हम जाएंगे जब IMF के बाद दोबारा, यानी 30 जून को तो ये कोलैप्स हो गया। अब जब दोबारा हम जाएंगे तो पहले हम 6 अरब के लिए या 8 अरब जितने, तो इस दफा हमें 10 अरब या 11 अरब या 13 अरब के लिए जाना पड़ेगा। और जो शराइत थी वो और सख्त होंगी। वो कहेंगे ये भी करो, ये भी करो, और टैक्स लगाओ, मिनी बजट लाओ, ये करो। तो ये एक बड़ा बहरान माशी जो है उसमें दलदल में कौम फंस चुकी है, मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है। मैं जितना भी बजट ऐलान हुआ है, इस बजट के लिए पैसे नहीं होंगे आपके पास, क्योंकि आपके पास जो पैसा आएगा उससे ज्यादा सूद का चला जाएगा। ये बस ये सिंपल मैथमेटिक्स है। उसके बाद दूसरी बात कि आ जाएं आप सियासी सबबंदियों पे आ जाएं। देखें इसमें तहरीक इंसाफ का वोटर कहां जा रहा है, ये सवाल अभी तक घूम रहा है। ठीक है कि तहरीक इंसाफ का वोटर किधर गया, किधर गया। कोई कह रहा है मेरे पास आया, कोई उधर गया, कोई उधर गया, लेकिन उसका कोई किसी के पास सबूत नहीं है जब तक कि इंतखाबात नहीं होते। अच्छा, इसमें दो चार बातें। एक बात तो यह है कि जो अरकान कौमी असम्बली टूट के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, एक पहले यहां पे बात ये चल रही थी कि वो शायद कौमी असम्बली में चले जाएं, और कौमी असम्बली में चले जाएं क्योंकि उनके जो इस्तीफे हैं वो मंजूर नहीं हुए। और वो इस्तीफे चूंकि मंजूर नहीं हुए तो अब वो चले जाएं असेंबली में, और असेंबली में जाके वो रोल प्ले करें, और वो रोल प्ले करने के बाद कोई केयरटेकर वगैरह या बाकी जो कानून जो कि जितने ऐसे असेंबली ने रहना है वो रहे। लेकिन मसला ये है कि अगर वो वहां चले जाते हैं और वो असेंबली में जाके बैठ जाते हैं तो इस दौरान जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकती, क्योंकि वो जिस लम्हे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगी तो वो अरकान 63A के तहत नाअहल हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पार्टी बदल ली। या ये है कि वो वहां बैठे रहें और ये यहाँ पे खाली पार्टी मौजूद रहे, और वो जब वहां से वापस आ जाएं तो फिर यहाँ इसको तो एक मसला ये है कि इस पार्टी को, जो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है, इसने रजिस्टर भी होना है, इसके अहदेदारों के नामों का भी ऐलान होना है, इसने अपनी रुकनीत भी करनी है, इसने अपना मंशूर भी सामने लाना है। और ये क्या नवाज शरीफ साहब के साथ जो मुलाकात है अभी तक उसकी मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ बात कर रहे हैं कि क्या वो नवाज शरीफ साहब के साथ वो मुलाकात कब होगी। अच्छा, यहां पर मैंने आपसे कल भी बात की थी कि जरदारी साहब इंतहाई फाल, और जरदारी साहब भी राब्ते में, लेकिन जरदारी साहब की तबीयत नासाज हो गई है और जरदारी साहब जो हैं वो दुबई चले गए, और उनकी वहां पे शायद कोई छोटी मोटी सर्जरी भी है, लेकिन उसके नतीजे में जो सियासी सरगर्मियां थी जरदारी साहब की वो सारी की सारी फिलहाल रुक गई हैं।
और चूंकि उनकी सियासी सरगर्मियां रुक गई हैं, तो उनकी सियासी सरगर्मियां रुकने का मसला का इशू ये है कि उसके नतीजे में जो बाकी सियासी सरगर्मियां हैं वो भी रुक गई हैं। बिल्कुल। यानी मुस्लिम लीग काफ जो है वो अब क्या करेगी, चौधरी सरवर साहब वो, क्योंकि जरदारी साहब फाल थे यहाँ पे, तो उनकी वजह से जो है, अच्छा वो जो फैसले जरदारी साहब कर रहे थे या वो कर सकते हैं, वो जाहिर है बिलावल नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जरदारी साहब चूंकि मुल्क से बाहर चले गए हैं, मैंने भी चेक किया कि उनकी वापसी की, तो वापसी का अभी नहीं, जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, अल्लाह ताला खैर करे, तो वापसी होगी। जी। अब उनकी वापसी तक यहाँ पर एक खामोशी छा गई है, ड्राइंग रूम भी सुनसान होने शुरू हो गए हैं कि भाई ये अब क्या करना है, क्या कब जाना है, कैसे जाना है, और इसको क्या शक्ल देनी है। परवेज खटक साहब का नाम कभी आता है, मतलब है कि मतलब है कि खटक साहब का नाम जो है वो अटक के आता है और मटक के निकल जाता है। तो वो जो है ना, वो कभी जहांगीर तरीन साहब उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, बड़े अच्छे इनके आपस में रवाबित हैं, लेकिन वो जो है ना, दोस्ती अच्छी तो खान साहब से नहीं, हाँ वो बस मतलब है कि वो बस उसमें जो है ना वो मतलब वो जब भी क्राइसिस आया ना, तो भी वो साथ थे उनके। लेकिन वो उनका मतलब सेक्रेटरी जनरल शिप की पहले बात हो रही थी, लेकिन शायद वो अलीम खान साहब के साथ सेक्रेटरी जनरल जो पानी जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने कल जो अपनी गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि उनसे अस्करी क़यादत बात करे, अस्करी क़यादत उनसे बात नहीं करेगी। अच्छा। दूसरी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब पे उनका इत्मीनाद नहीं है। ठीक है, वो चाहे बात जो भी कहें, उनका जो इत्मीनाद है वो इत्मीनाद उनका है मुराद सईद साहब पे। जी, आप बात करते हैं। और मुराद, जब उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब के नाम का ऐलान किया था, तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मुस्तकबिल की जो क़यादत है नौजवानों की, वो मुराद सईद साहब में को देखते हैं। मतलब उन्होंने दोनों बातें एक साथ कही थी। तो मुराद सईद साहब जो हैं वो या फिर मुमकिन है अमाद अजहर या और कोई शख्सियत, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब पे वो ज़्यादा इत्मीनाद नहीं कर रहे। हालांकि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उनका ये था कि ये जो फौरी तौर पे एक भंवर में कश्ती फंसी हुई है तहरीक इंसाफ की, तो वो इसको आगे निकालें किसी तरह, और वो परवेज खटक साहब से रब्ता करें, बाकी लोगों से रब्ता करें, कोई मतलब कोई खिड़की खुले, इस बहरान से किसी तरह से निकालें। देखें, ये ऐसे माजी में होता रहा है। मतलब मिसाल के तौर पे जब नवाज शरीफ साहब जलावतनी में गए थे, तो पीछे उनकी पार्टी किसी न किसी अंदाज में फाल थी। यहाँ पे जावेद हाशमी साहब ने उनकी गैर हाजिरी में अलम उठा लिया था, और जब नवाज शरीफ साहब की जलावतनी ख़त्म हुई, सऊदी अरेबिया से वापस आए, तो उस वक्त तक जावेद हाशमी साहब पार्टी की क़यादत करते रहे। इसी तरह से बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब जलावतन थी, तो उनकी गैर हाजिरी में उनकी पार्टी के बहुत से रहनुमा, लेकिन जो जिम्मेदारी थी वो मखदूम अमीन फ़हीम साहब के कंधों में थी। अच्छा, लेकिन तो उसमें इशू ये है कि किसी ना किसी को अगर वो जिम्मेदारी इस वक्त दे दें कि मुकम्मल फ्री हैंड कि आप जाके, क्योंकि जाहिर है जब गिरफ्तारी और ये सारा अमल हो जाएगा, तो उसके बाद फिर एक बाहर कौन एक्टिव होगा, मतलब क्या सब अपनी अपनी बोलियां बोल रहे होंगे, कोई ना कोई स्ट्रक्चर बाहर ऐसा होना चाहिए जो कि फ़ाल हो और उनकी एब्सेंस में कुछ कर सके। लेकिन वो चूंकि वो किसी को नहीं नॉमिनेट कर रहे, तो उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है देर तक शाह महमूद कुरैशी साहब भी अब उनसे रब्ता नहीं करें शायद। ठीक है, और वो इसको चीज़ों को, क्योंकि एक या दो या तीन दफ़ा बात करना जो है वो बिल्कुल ही बेकार है, और उस पर बानी चेयरमैन जो है कह रहे हैं कि मैं किसी सियासी शख्सियत से बात नहीं करूँगा, गैर सियासी शख्सियत उनसे बात नहीं करेंगी। तो ये मामला अपनी जगह एक इशू है कि देखें, जो मैंने पहले कहा ना कि वो जावेद हाशमी साहब रहे, तो अच्छे जावेद हाशमी साहब अकेले नहीं थे, और बहुत सारे लोग उनके फाल थे, उनके हालात दूसरे थे। नवाज शरीफ साहब के जलावतनी में भी गए, ख्वाजा आसिफ साहब थे, एहसन इकबाल साहब थे, यहाँ पे शायद खान अब्बासी साहब, बाकी लोग सारे फाल थे पाकिस्तान में, बहुत बड़ी तादाद में उनके जो रहनुमा। और इसी तरह से जो पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत पाकिस्तान में फाल थी, और मतलब है कि वो सारे मौजूद। लेकिन यहाँ चूंकि सिचुएशन मुख्तलिफ है तहरीक इंसाफ के साथ, तो बहुत ज़रूरी है कि कोई ना कोई वो ऐसी शख्सियत जो, क्योंकि मैं आपको बताऊं कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये भी अभी वो फेंस पे खड़े हैं कि हम इस्तेकाम पाकिस्तान में जाएं या शाह महमूद कुरैशी साहब ऐलान कर दें तो हम इनके साथ ही आ जाएं, और तहरीक इंसाफ का ही अपने आप इधर ही रहें। मतलब वो क्यों, लेकिन वो चूंकि
शामिल कुरैशी साहब को खुद नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है, और उनको भी एक आप समझें कि एक तरह से दावत है कि वो चाहें तो परवेज खटक साहब का ग्रुप संभाल लें या इधर आ जाएं या क्या, लेकिन वो एक उनकी पोजीशन बड़ी अजीब सी है। तो ज़्यादा अरसे ये मामला इस तरह चल नहीं सकता। इसी तरह असद उमर साहब हैं, बाकी लोग हैं, तो वो सारे लोग बाकी बाहर क्या करेंगे अगर उनको कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर देखें बहुत बड़ी तादाद में कारकुन हैं जो जिन पे मुकदमे चल रहे हैं सारा, तो कोई ना कोई तो होगा ना बाहर जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी, खुद उनको भी देखना होगा ना। अगर उनको भी तो कोई बाहर उनके इश्यूज को भी देखे ना, वो बजाय इसके कि वो बिल्कुल एक डार्क तारीख जगह पे वो चले जाएं जहां कोई एक्सेस ना हो, और वहां पर जाहिर है कि कोई पैरोल या ऐसी चीज तो नहीं होती कि वहां पर कोई जमानत या अदालत में कोई 14 दिन के बाद जुडिशियल रिमांड ऐसा कोई सिलसिला। जी जी नहीं, वो तो एक बार शुरू हो जाएगा जब ट्रायल, तो फिर उसमें तो ये नहीं होता ना, बाहर तो नहीं आप बंदा आता ना, उसमें तो ये नहीं है कि आप कोई 14 दिन के बाद आपको ट्रायल अदालत में पेश किया जाएगा जमानत हासिल करने के लिए या ऐसा कोई मामला। फिर तो आप बिल्कुल कहाँ पे हैं कहाँ नहीं है, वो तो फिर अथॉरिटीज का के उस पे है ना आप, कि वो कोई पिक्चर भी रिलीज करते हैं या नहीं करते, या कोई वीडियो रिलीज करते हैं रिकॉर्डेड, या मतलब वो उनके ऊपर है, या कुछ भी नहीं कर। तो मतलब है कि उस स्टेज से पहले पहले मुख्तलिफ लोगों को जिम्मेदारी देना जरूरी है, वकला की टीम, सीनियर वकला, मशवरे सारा, वो चूंकि नहीं हो रहा, तो उसके नतीजे में एक सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है जो बिल्कुल आप समझें कि इस वक्त जो हुकूमत है वो भी ये देख रही है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि ये महंगाई का जो एक तूफान सा आ रहा है ना, कि अगला IMF का किसने साइन करना है, कैसे करना है, क्या शराइत क्या, तो वो, और अपोजिशन की कोई शक्ल असेंबली में भी नहीं बन पा रही, अब असेंबली से बाहर भी नहीं बन पा रही। तो और जाहिर है कि नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि इसमें पीपल्स पार्टी इसमें बड़ा फाल एक रोल प्ले कर रही है, लेकिन जरदारी साहब की वापसी के बाद वो सिलसिला जुड़ेगा दोबारा। तो उस वक्त तक एक खामोशी है, या जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात के बाद नवाज शरीफ साहब के साथ, और वो सीट एडजस्टमेंट होगी किस तरह से होगी, कहां होगी, क्योंकि जरदारी साहब ने भी तो एक ऑफर की हुई है ना जहांगीर तरीन साहब को, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या फिर KP के अंदर अगर परवेज खटक साहब फाल होते हैं तो फिर उसके बाद कैसे। और इसमें ये ध्यान में रखें कि सितंबर में सदर का खत्म हो रहा है टेन्योर, और साथ ही मार्च में सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, यानी अगर आप फर्ज करें कि ये असेंबली 90 दिन यानी अगस्त से पहले 8 अगस्त या 12 की जो भी तारीख से पहले 2-3 दिन पहले टूटती है, या हफ्ता या महीना पहले, तो 90 दिन बाद इलेक्शन होगा, और दूसरी सूरत में 60 दिन बाद होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक तो ये हाउस खाली है, ये वाला हाउस बिल्कुल खाली है, इसमें लोग नहीं है पूरे, लेकिन ये अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया ना सिलसिला, तो सदर भी खाली हो जाएगा और उनकी जगह स्पीकर या चेयरमैन सेनेट, और फिर मार्च में आधी सेनेट भी जा रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं। जी, और तो एक बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ना, उससे पहले पहले चीजों को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, ठीक है नाजरीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात हुई और इंतखाबात के मामले पर उनके दरमियान बातचीत हुई है। कहा क्या अब उम्मीद रखी जा सकती है कि जल्द या बर वक्त इंतखाबात होंगे? जी बिल्कुल होने चाहिए, और वो अब जल्द, कितना जल्द और कितना बर वक्त, इसके ऊपर अब जाहिर है कि गुफ्तगू हो रही है, हर तरफ ही हो रही है, और उसमें तहरीक इंसाफ भी यकीनन उनकी क़यादत के और उनके रहनुमाओं के सामने भी है कि इतने मसाइल में वो कैसे इलेक्शन में जाते हैं। एक बड़ा इवेंट हो रहा है इस वक्त आलमी सतह पे, और वो ये है कि जो क्यूबा है, अच्छा क्यूबा जो है, एक मुल्क क्यूबा जो कि आप समझें कि एक बड़ा जजीरा है कैरिबियन में, और कैरिबियन के अंदर वो हेटी के बाद एक बड़ा जजीरा है, और ये स्पेन की कॉलोनी, ये वो जगह है जहाँ कोलंबस लैंड हो गए थे, ठीक है ना, ये वो जजीरे हैं सारे, और ये यहाँ पर जो है वो क्यूबा इस तरह से है कि जो फ्लोरिडा है, ये टेम्पा फ्लोरिडा की इंपॉर्टेंस ये है कि टेम्पा फ्लोरिडा में सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है। अच्छा, सदर्न कमांड में भी उधर ही है, ठीक है ना, सदर्न कमांड मियामी में साथ है, तो सदर्न कमांड वो है जो, जैसे सेंटकॉम उधर है, तो सदर्न कमांड वो है जो लातीनी अमेरिका,
वस्ती अमेरिका इनको देखती है। सेंटकॉम वो है जो मशरिक वस्ता, पाकिस्तान, ये सारे मुल्कों को हमें पता है। इनके हेडक्वार्टर वहां पे हैं सारे, फ्लोरिडा में। तो फ्लोरिडा से कुछ 100 किलोमीटर दूर ये क्यूबा का बॉर्डर लगता है। और क्यूबा एक बड़ा खूबसूरत मुल्क, ये वो क्यूबा है जिस क्यूबा को पहले स्पेन की कॉलोनी था, फिर अमेरिका ने जंग लड़ी, ठीक है, और ये 1898 या ऐसे करके कुछ अमेरिका की जंग हुई, और अमेरिका ने कब्जा कर लिया, स्पेन से छीन लिया। लेकिन फिर स्पेन ने आज़ादी हासिल कर ली 1902 में। इसने सॉरी क्यूबा ने अमेरिका से आज़ादी हासिल कर ली 1902 में। 1902 में आज़ादी हासिल की, लेकिन उस वक्त ये हुआ कि एक प्लेट एग्रीमेंट साइन हुआ, प्लेट एग्रीमेंट, और उसके तहत जो है 17 उसमें पॉइंट्स थे, और उसमें सारे पॉइंट्स पे एग्री कर गया अमेरिका, और अमेरिका ने आज़ाद कर दिया। लेकिन अमेरिका ने कहा कि एक यहाँ पर हमारी नेवल बेस जरूर रहेगी, एक हमारा फौजी अड्डा जरूर रहेगा क्यूबा में। और वो जो फौजी अड्डा है वो उसके एक कोने के अंदर जाके, वो एक कोना जो है उसका, वहाँ पर वो उनको वो मिल गया अड्डा, और वो जो अड्डा है उसको हम कहते हैं गितमो या गुंतैनामो बे, जहां पर 2002 में एक जेल कायम हुआ। और वो अब जाहिर है पूरी दुनिया को पता है, लेकिन ये 1901 से एक लाभुनतराही मुद्दत तक के लिए अमेरिका ने कहा कि हम क्यूबा में अपनी नेवल बेस रखेंगे, मिलिट्री बेस रखेंगे, और वहां पे जेल भी बन गया। और इत्तेफाक से मुझे वो जगह देखने की, मैं उन चंद पाकिस्तानियों में से एक हूं जिसको गुंतैनामो बे प्रिजन जाने का, मतलब रहने का नहीं, वहां पे स्टेट डिपार्टमेंट ने चंद लोगों को दावत दी, तो उसमें मैं भी था, ये 2007 या 6 या 7 में। तो बहरहाल ये जो है ये अब खबर क्या है? अच्छा, ये वो क्यूबा है जो क्यूबा फिर यहां पर क्यूबा में एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, और कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके बाद वो तोड़ दिया, वो कू हो गई, और वो बेतिस्तिया वहां पर आ गए जनरल, वो उनके खिलाफ फिर एक रेवोल्यूशन चला 1952 से लेके 1959 तक, और फिर उनसे बड़ा मुसल्लह जद्दोजहद हुई, ठीक है ना, गुरिल्ला वॉरफेयर कंप्लीट, जनाब इनकी फौज आती थी उधर से, गुरिल्ला अटैक करते थे, वो पूरा एक रेवोल्यूशनरी फोर्स थी। और उस फोर्स को जो आदमी लीड कर रहा था उसने इनका तख्ता उल्टा, ये जो डिक्टेटर थे, और उस आदमी का नाम था फेडरल कास्ट्रो, ठीक है। क्यूबा हवाना, यानी वो है जो हवाना जिसका कैपिटल है क्यूबा का। और फिर फेडरल कास्ट्रो जो है वो अगले कई साल तक वो वजीर आजम रहे। 1976 में वो फिर जो है वो सदर बन गए। 2008 में उन्होंने अपने भाई को सदर बना के वो हट गए, और फिर उनके भाई जो है 2018 तक वाले बन रहे। एनीवे, ये कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन की तरफ चला गया, ज्यादा झुका हो गया। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हर एक को पता है कि वहां से खुरशोफ थे, यहाँ कैनेडी थे, उन्होंने इटली में और वहां पर जुपिटर मिसाइल्स लगाए टर्की में, और जवाबन यहाँ पर स्मगल हो गए न्यूक्लियर वेपन्स क्यूबा के अंदर। उनके यूट्यूब स्पाई प्लेन्स ने पिक्चर्स भेज दी कैनेडी को। मतलब पूरा 1962 के अंदर एक दुनिया एटमी जंग के दहाने पे खड़ी हो गई थी जाके, और फिर वो नेवल ब्लॉकेड उन्होंने क्यूबा के चारों तरफ कर दिया, और फिर वो कुछ 16 दिन तक बहरान रहा। तो क्यूबा की बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कि वो बिल्कुल, ये आप समझ लें कि बिल्कुल फ्लोरिडा से 100 किलोमीटर दूर है। अब जनाब वॉल स्ट्रीट जर्नल आज कह रहा है, जो पहली हमारी स्लाइड है, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि व्हाइट हाउस सेज कि चाइना हैज हैड क्यूबा स्पाई बेस सिंस एटलीस्ट 2019। 2019 से लेके आज, 2019 से आज तक वहां पर एक खुफिया जासूसी अड्डा चीन बना चुका है क्यूबा में। इसी को फिर एसोसिएटेड प्रेस जो 9th है हमारी, और जाहिर है बड़ी वायर है दुनिया की, यूएस कंफर्म्स कि चाइना हैज हैड अ स्पाई बेस इन क्यूबा सिंस एटलीस्ट 2019। अच्छा, और स्पाई बेस का मतलब ये है कि वो जो सिग्नल्स हैं, यानी जिसको सिग्नल्स इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसमें आप ईमेल्स और टेलीफोन कॉल्स और ये व्हाट्सएप और जो भी इलेक्ट्रॉनिक एप्स यानी आप वहां से कर सकते हैं बैठ के। तो वो ये कहते हैं कि जी यहाँ पर सिग्नल्स कैच करने के लिए चाइना ने बहुत पैसा दिया, वो बैठ गया। अच्छा, चाइना की तरफ से उनके ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि वाई हैज वॉल स्ट्रीट जर्नल बिकम अ प्रोफेशनल र्यूमर मॉन्गर अगेंस्ट चाइना, ठीक है। ये एडिटोरियल आया है जो 17वीं हमारी स्लाइड है, तो उनका चाइना ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया ग्लोबल टाइम्स के थ्रू। लेकिन ये बात जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या चाइना पहुंच गया है क्यूबा में,
और उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं आया कोई बयान इस पे, मतलब उन्होंने इसको बस ग्लोबल टाइम्स की हद तक रखा। लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या, क्योंकि व्हाइट हाउस ने कहा है, और व्हाइट हाउस ने उस वक्त कहा है जब सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो जा रहे हैं 18 तारीख को चाइना। ये वो दौरा है जो 2 दफा पोस्टपोन हो चुका है गुब्बारों की वजह से। और क्यूबा जो है इसमें अगर अच्छा, तो एक तो क्यूबा के अंदर ये क्या स्पाई स्टेशन मौजूद है और ये 2019 से काम कर रहा है, और इसका मतलब है कि सारा एप्सोनाज हो रहा है सब। ये जवाब है, ये अमेरिका को चाइना का जवाब है कि आप भी तो जापान में हैं, आप भी तो ताइवान में हैं, आप भी तो हमारे बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं ना, आके वहां पे क्वाड बना रहे हैं, कभी कभी ऑकस बना रहे हैं, कभी ये बना रहे हैं, तो आप वहां बना रहे हैं तो हम इधर आ गए। दूसरा काम क्या हुआ कि अगर आप नक्शा देखें तो बिल्कुल आपको क्यूबा से, यानी क्यूबा सेंट्रल अमेरिका में, तो लैटिन अमेरिका में काउंट होता है लेकिन बहरहाल वो कैरिबियन में है, तो नीचे अगर आप थोड़ा सा उसके चले जाएं तो आपको सेंट्रल में ही एक दूसरा मुल्क नजर आएगा जो कि होंडुरास है। अगर आप उसको देखें मैप में तो आपको होंडुरास नजर आएगा, और होंडुरास जो है उसकी साथ ही आपको वो नजर आएगा, एक तरफ उसका ग्वाटेमाला है, एक तरफ उसके जो है वो मतलब उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। एक तरफ उसका निकारागुआ है, एक तरफ उसके जो है वो मेक्सिको है, ये सा। तो होंडुरास जो है उसने आज बाकायदा बाज़ाब्ता तौर, फैसला पहले हो गया था लेकिन आज होंडुरास जो है उसने भी ताइवान को डंप कर दिया, अच्छा, और चाइना को एक्सेप्ट कर लिया। और यहां पर मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूं, 7th स्लाइड, होंडुरास ओपन्स एम्बेसी इन चाइना आफ्टर कटिंग टाइज टू ताइवान। यानी अब दुनिया के कोई 16-17 ऐसे ही बस मुल्क हैं जो कि ताइवान को सपोर्ट करें, बाकी सारे के सारे चाइना के चलेगा। ये वो मुल्क हैं जो कि लैटिन अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में ही है जो ताइवान को मानते हैं। तो छोटे मुल्क है सारे, लेकिन उनमें से अक्सरियत अब चाइना से बात कर रही है। अच्छा, और साथ ही जो दूसरी खबर है वो दे रहा है ग्लोबल टाइम्स, और वो दे रहा है 16वीं खबर, और दे रहा है कि होंडुरास और चाइना जो हैं वो चाइना, सॉरी, होंडुरास की जो प्रेसिडेंट हैं वो इस वक्त मौजूद हैं चाइना में, और उनकी खातून प्रेसिडेंट उनकी, और उनकी आज या कल में मुलाकात होगी वहां पर प्रेसिडेंट शी से भी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये 16वीं स्लाइड है कि जो होंडुरास है वो भी बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बनने जा रहा है, ठीक है, बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बनने जा रहा है, और ये साइन जो है वो कल उनके साइन होंगे प्रीमियर शी से मुलाकात के बाद। यानी बेल्ट एंड रोड कहां तक फैला हुआ है, आप नोट करें कि ये शुरू होता है कहां से और कहां जाके ये लातीनी अमेरिका तक पहुंचता है। उसके साथ ही एक इससे जुड़ी हुई एक और खबर आ रही है, और वो खबर में वॉइस ऑफ अमेरिका कोट कर रहा हूं यहां पे, और 14वीं स्लाइड, और वो ये है कि ईरान के जो सदर हैं इब्राहिम रईसी, वो 3 मुल्कों का दौरा कर रहे हैं आज से। अच्छा, और वो मुल्क कौन से है? क्यूबा। कौन सा क्यूबा? जहां पर ये स्पाई चाइना का, उसके बाद निकारागुआ, ठीक है, और साथ ही उसके वेनेजुएला। कौन सा वेनेजुएला? जहां के मदुरो अभी सऊदी अरेबिया आए हुए थे टर्की से पहले। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त, और साथ ही जो चाइना का बड़ा बिजनेस, चाइना अरब बिजनेस समिट 2 रोजा शुरू हो गई सऊदी अरेबिया में, ठीक है, और वो उसमें अरब मुमालिक हैं, उसमें बहुत उस जबरदस्त अंदाज में वहां पे बिजनेस ग्रुप्स आ रहे हैं, और उसमें उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी खिताब किया है और बड़े जोर शोर से, और उन्होंने जो बात की है वो बड़ी यानी इंटरेस्टिंग वहां पे स्पीचेस हो रही हैं। सऊदी अरेबिया और अरब ममालिक और चाइना किस तरह पास जाते हैं। इसी दौरान सेक्रेटरी ब्लिंकन का चाइना का दौरा, ये बेस का ऐलान होने के बाद, और जैक सुलिवन का आना इंडिया, दरमियान में मणिपुर का मसला उलझता जा रहा है। बिल्कुल, अच्छा, ये अब जो इवेंट्स है ना सारे, इन इवेंट्स में अब देखना यह है कि ये अनफोल्ड कैसे होते हैं, और ये अनफोल्ड में जो अगला मामला है वो ये है कि ये चाइना का जो पूरा का पूरा एक्सपेंशन हो रही है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में बात नहीं बनी, तो सऊदी अरेबिया का दौरा सेक्रेटरी ब्लिंकन का बिल्कुल यानी बस ठीक है, चले गए आगे। लेकिन वो जो बात थी ना कि जी आप हमारे करीबी हैं, और वो सऊदी अरेबिया ने पहले मैसेज दे दिया, ठीक है ना, उन्होंने ब्राजील के प्रेसिडेंट को बुला लिया, और जो है वो ईरान की एम्बेसी भी खोल दी, और साथ वो आज दो रोजा अरब मुमालिक हैं, सारे अरब मुल्कों का चाइना के साथ, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव डिस्कस हो रहा है, हुआवे वहां पे चल रहा है मिडिल ईस्ट में साथ। तो वो एक सिचुएशन I2U2 कहीं हवा में घूम गया, इस तरह के जो माहदे बने हुए थे। नजरें सारी ये है कि ये तो फैसला बड़ा अच्छा हुआ कि नेटो प्लस में नहीं किया। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जेट इंजन की तो अलग बात है, ये जेट इंजन वहां तैयार होंगे, ये कुछ और है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या होगा
क्या रियासतें आज के दिन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही हैं? ठीक है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पिछले कुछ साल 2 सालों में जितनी कई कॉन्फ्रेंसेस या समिट्स में इन पर्सन या जूम पे या कहीं पर भी, तो टेक्नोलॉजी कोई किसी को नहीं दे रहा। अपनी जो इस वक्त खेल सारा टेक्नोलॉजी का है। मेरे पास अगर कोई Information मेरे और पास अगर डेटा है ना, सर, तो मैं किसी को नहीं दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब डेटा जो है, डेटा इज ऑयल वो कहते हैं ना आज की दुनिया में। मैं अपना डेटा, मेरे पास डेटा है, मैं फेसबुक हूं, मैं ट्विटर का मालिक हूं, मेरे पास जो भी डेटा है दुनिया का, यानी आप अंदाजा लगाएं कि मैं एक समिट में था खुद, ज्यूरिख में थी, तो वो वहां पे डेटा से रिलेटेड, तो मुझे अचानक वहां पता चला कि वहां पे एक जो हमारे की नोट स्पीकर थे वहां पे बड़े, तो वो मुझे पता चला कि वो, तो मेरे ज़हन में था कि ये फेसबुक का कोई है, उनको भी सुन लिया। फिर मास्टर कार्ड वाला पर्सनैलिटीज आई तो पता चला कि क्रेडिट कार्ड वालों का बड़ा डेटा होता है। फिर उसके बाद मुख्तलिफ इस तरह की कंपनीज आई। फिर वहां पर मुझे अचानक ये Booking.com, तो मैंने कहा Booking.com, तो पता चला Booking.com के पास भी दुनिया भर का डेटा है। सर, लोग होते ना अपना ट्रैवल एजेंट बुक कराते हैं, होटल बुक कराते हैं, क्रेडिट का, तो आई वाज लाइक, मैंने कहा एक मिनट होल्ड ऑन जरा, मुझे कभी ख्याल भी नहीं था, मैं तसव्वुर में भी नहीं था कि उन्होंने कहा कि ये जो मास्टर कार्ड से ज्यादा डेटा जो है वो तो Booking.com वाला भी उनका, तो उनका बड़ा सिक्योर और सारा। लेकिन मैं आपको बता ही रहा हूँ, क्योंकि लोग होता है ना कि मैं सर्च किया कौन से होटल में कहाँ पर ट्रैवल किया, कहाँ पर एड्रेस है क्या, तो डेटा जमा होता जाता है। तो ये जो कंपनीज हैं दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, और आप जब सर्च करते हैं, जो इस अपना इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो डेटा उनके पास जमा होता जाता है, और ये असल मुस्तकबिल का असला। तो इसी तरह से ट्रिप एडवाइजर, फलाना दिमाग करना, वो जितने खुलते जा रहे हैं ना, वो कंपीट करते हैं। अच्छा जी, ये होटल इतने पे कमरा दे रहा है तो हम इतने का टिकट देंगे, तो हम ये आपके, तो वो एक्चुअली डेटा उनके पास बिलियंस। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। उनका डेटा जमा होता रहता है। तो डेटा इज द ऑयल। टेक्नोलॉजी में डेटा कोई किसी को नहीं देता, कोई किसी को अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देता। क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है मुल्कों के दरमियान आने वाले दिनों में, अमेरिका और इंडिया के दरमियान खास तौर पे, इस पे सबकी नजर है। इंजन बनना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होता। सर ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नालानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।